नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बोली वाला टॉपिक पूरा किया था और मैंने बोला था कि आने वाले कुछ दिनों में हम राष्ट्रभाषा, राजभाषा इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज से हमारा जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, वो है राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा। अगर मैं आपको सिलेबस में दिखाऊं तो सिलेबस में ये देखिए, ये टॉपिक कहाँ कहाँ आता है। एक तो टॉपिक यहाँ पे आता है, ये जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। ये दो टॉपिक इस पूरे डायमेंशंस को कवर करेगा जो अगले 2 या 3 दिन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं यूपीएससी के टॉपिक के हिसाब से देखें। फर्स्ट पढ़ चुके हैं हम, सेकंड हम पढ़ चुके हैं, थर्ड हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, खड़ी बोली का विकास हम पढ़ चुके हैं, नागरी लिपि का विकास अभी हमने नहीं पढ़ा है, नागरी लिपि का मानकीकरण हमने नहीं पढ़ा है। ये जो 2 टॉपिक हैं ये अब हम पढ़ेंगे। उसके बाद में एक बोलियों वाला टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं और एक हम मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो ये मोटा मोटा है जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो अगले 2 दिन का टारगेट समझिए, हमें ये 2, चौथा और 5वां जो यूपीएससी का टॉपिक है वो हमें कवर करना है। ठीक है, तो देखिए आज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, और एक टॉपिक कल जो पढ़ना है वो आज ही पढ़ लेंगे, वो है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। बाकी टॉपिक कल और परसों पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, अभी छोटा सा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा। राजभाषा क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए, संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक क्रियाकलापों के लिए स्वीकृत जो भाषा होती है उसे हम क्या कहेंगे, राजभाषा। किसे कहेंगे, राजभाषा। आप सबने पॉलिटी पढ़ी है, यूपीएससी में आप पॉलिटी पढ़ते हैं। शासन के 3 अंग माने जाते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, तो विधायिका होगी, और कार्यपालिका। इन तीनों में जो भाषा को मान्यता मिलेगी वो कहलाएगी क्या, राजभाषा। ठीक है, क्या कहलाएगी, राजभाषा कहलाएगी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, क्या कहीं भी भोजपुरी को मान्यता है राजभाषा के रूप में, या किसी और ऐसी भाषा है जैसे ढूंढानी है, हमने बोली पढ़ी, क्या ढूंढानी को मान्यता है? अगर नहीं है तो इसका मतलब वो राजभाषा की श्रेणी में नहीं आएगी। राजभाषा वही होगी जिसे मान्यता सरकार द्वारा, विधान परिषद या विधानमंडल द्वारा या संसद द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, या न्यायपालिका द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, आज भी उच्चतम न्यायालय में हिंदी को राजभाषा के रूप में या सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। ठीक है ना, तो ये कहलाएगी क्या, राजभाषा। ठीक है, फिर राष्ट्रभाषा वह होती है जो उस देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, और सांस्कृतिक व भावनात्मक रूप से लोगों का इसमें क्या होता है, जुड़ाव होता है। क्या होता है, जुड़ाव होता है, तो उसे हम कहेंगे राष्ट्रभाषा। ठीक है, मतलब अधिकांश लोग जो बोल रहे हैं, जिनमें इसका जो सिद्धांत है वो राजनीतिक ना होकर सामाजिक सिद्धांत के आधार पर इसको माना जाता है, क्योंकि समाज अगर किसी भाषा को एक बड़े स्तर पर बोलने लग जाता है तो स्वभावतः ही वो राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आ जाती है। इसके लिए किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच में संपर्क सूत्र का कार्य करे। संपर्क सूत्र, जैसे आज की डेट में हम बात करें तो काफ़ी हद तक अंग्रेजी भाषा संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करती है, जब केंद्र और राज्यों के बीच में संवाद होता है ना। तो बहुत सारे लेटर्स वगैरह आप देखते होंगे अंग्रेजी भाषा में भेजे जाते हैं, विशेषकर जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा की समझ नहीं है या ना के बराबर है, वहाँ पर जो
संवाद किया जाएगा, जो संपर्क किया जाएगा, वो एक ऐसी भाषा में किया जाएगा जो भाषा वो भी समझ सकें और केंद्र भी समझ सके। तो वो भाषा अभी अंग्रेजी है। तो संपर्क भाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जो विभिन्न जो भाषिक क्षेत्र हैं उनके बीच में क्या स्थापित करती है? संपर्क सूत्र स्थापित करती है। अब हम देखेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है। राष्ट्रभाषा जो होगी वो जनसामान्य द्वारा प्रयुक्त होगी, आपसी बातचीत की भाषा होगी और लोक व्यवहार में यह प्रयोग में आएगी। जबकि हमने राजभाषा में देखा सरकारी कामकाज में ये प्रयुक्त होती है। सरकारी क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं। राष्ट्रभाषा का जो शब्द भंडार होगा वह अनौपचारिक होगा, गैर पारिभाषिक होगा तथा अनिश्चित होगा। इसमें कोई स्थिरता, मानकता ऐसे तत्वों का क्या होगा? अभाव होगा। जबकि राजभाषा में पारिभाषिक शब्द भी होंगे, औपचारिक भी होगी और निश्चितता भी बनी रहेगी। ठीक है। राष्ट्रभाषा जो होगी वो सांस्कृतिक जीवन का चित्रण करेगी, लोक भाषा में ही करेगी। जैसे त्योहार, उत्सव, धार्मिक स्थल आदियों पर यह राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग किया जाएगा, जबकि राजभाषा के लिए जरूरी नहीं है। साहित्यिक व काव्य भाषा के रूप में भी कभी भी राजभाषा का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका होगा? राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग होगा। राष्ट्रभाषा सदैव राष्ट्र की भाषा होगी, कभी भी यह विदेशी भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्वभावतः डेवलप होती है, समाज से निकल कर आती है। तो कोई भाषा, विदेशी भाषा कभी भी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित नहीं होगी। जबकि राजभाषा के केस में ऐसा हो सकता है, जैसे अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाया गया था ब्रिटिश शासन के दौरान। ठीक है। फिर है राष्ट्रभाषा में जो परिवर्तन होंगे वो स्वाभाविक रूप से ही होते हैं, एक झटके में परिवर्तन नहीं हो सकते। लेकिन राजभाषा में एक ही झटके में, एक ही सरकारी आदेश से राजभाषा तक भी बदली जा सकती है। तो ये परिवर्तनीयता की जो संभावना है वो राष्ट्रभाषा में कम होती है और राजभाषा में ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो ये दोनों का अंतर हुआ। तो राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा सीखा और दोनों में हमने अंतर देखा। एक छोटा सा तो नहीं है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। ठीक है। तो आपको ये आर्टिकल ध्यान रखने हैं कि संविधान में राजभाषा के रूप में क्या प्रावधान किए गए हैं और उन प्रावधानों का मूल तत्व क्या है। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए, संवैधानिक स्थिति में जो आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं वो है 120, 210, 343 से 351। एक को देखते हैं। 120 आर्टिकल क्या कहता है? 120 आर्टिकल कहता है कि संसद में जितने भी कार्य होंगे वो अंग्रेजी या हिंदी में होंगे, लेकिन लोकसभा स्पीकर को यह पावर दी गई है कि वह किसी भी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। तो संसद की राजभाषा कौन कौन सी हुई भाई? हिंदी और अंग्रेजी। 210 बोलता है राज्य विधानमंडल का कार्य भी या तो हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा या राज्य की राजभाषा के रूप में होगा, और विधानमंडल का जो अध्यक्ष है वो मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। वो प्रावधान 120 वाला यहाँ भी है। आर्टिकल 343 से 351, ये लगभग 8-9 आर्टिकल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इनको एक एक करके देख लेते हैं। 343 तो कहता है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, लिपि होगी देवनागरी और अंक लिए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय रूप, मतलब 1, 2, 3, हिंदी वाले अंक नहीं। ठीक है, 1, 2, 3 लिए जाएंगे, हिंदी वाले अंक नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है। फिर है आर्टिकल 344 कहता है कि स्वतंत्रता के 5 व 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा एक भाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो जब भी आए कि राजभाषा आयोग के गठन की पावर कौन से अनुच्छेद से आती है? तो वो आती है 344 से। ठीक है। 345 कहता है कि राज्य का विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकता है अपने राज्य के लिए। ठीक है ना, तो राज्यों को भी पावर मिल गई। 346 कहेगा कि संघ और राज्य के बीच में पत्राचार की भाषा का निर्धारण कौन करेगा? संघ तय करेगा, राज्य तय नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप पावर किसको दोगे? संघ को दोगे। ठीक है। राज्य से राज्य अपनी पत्राचार की भाषा को अपनी मान्यता दे सकते हैं, लेकिन केंद्र से अगर आपका संवाद होगा तो इसकी मान्यता कौन देगा? केंद्र देगा। 347 कहता है कि राज्य की जनसंख्या के एक भाग की मांग पे
राष्ट्रपति किसी राज्य में अन्य भाषा को भी मान्यता दे सकता है। कौन देगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं देगा। लेकिन देगा किसमें? किसी राज्य में दे सकता है। मान लीजिए कल को कहा जाए कि भोजपुरी को मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति के पास पावर है, वो मान्यता दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी। 349 कहता है कि राजभाषा से संबंधित विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी में तो इस आर्टिकल का रेफरेंस जरूर आएगा कि किन विधेयकों में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। उनमें से एक राजभाषा से संबंधित भी है। फिर आर्टिकल 350 कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति को करनी होगी। और 351 कहता है संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए। मतलब केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाए। संवैधानिक रूप से उसकी जिम्मेदारी तय की गई है। तो एक चार्ट सा बन गया है। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनके तो नंबर भी याद होने चाहिए, बाकी का जो कंटेंट है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये राजभाषा की संवैधानिक स्थिति है। क्लियर है सबको भाई? उम्मीद है क्लियर है। छोटे से 2 टॉपिक पढ़े, बाकी राजभाषा के जो टॉपिक्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपकी तरफ से अगर कोई फीडबैक हो, कोई परेशानी हो, तो वो आप भेज सकते हैं। प्रश्न उत्तर लिखते रहिए, आप अभ्यास करते रहिए, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।